कृषि के सफर में तरक्की के जितने डग हिंदुस्तान ने भरे, उसमें माटी और महिलाओं की भूमिका बेहद ही खास है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान की इस खास पेशकश कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। खेती किसानी के क्षेत्र में अगर हम महिलाओं के योगदान की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी महिलाओं के योगदान को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ज्यादा अहम है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर महिलाओं का जिक्र क्यों किया जा रहा है। बता दें आपको कि हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और इस दिवस को मनाया जाता है हमारी महिलाओं की मेहनत और उनके प्रयासों को सम्मानित करने के लिए। आइए इसी के संदर्भ में एक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं हमारे कृषि गतिविधि भाग के जरिए। भारत की कुल आबादी में लगभग आधी महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। देश की कुल महिला कामगारों में से लगभग 89.60% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इनमें से 87% कृषक और कृषक श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं। देश की कुल 8.98 करोड़ महिला कामगारों में से लगभग 2.22 करोड़ महिला कृषक, 2.87 करोड़ कृषि श्रमिक, 0.13 करोड़ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि वानिकी में महिलाएं हैं, जबकि शेष अन्य विभिन्न कार्यों में लगी हैं। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को देश की असली वर्किंग वुमन कहा जा सकता है। देश में एक ग्रामीण पुरुष साल भर में 1800 घंटे खेती का काम करता है, जबकि एक ग्रामीण महिला साल में 3000 घंटे खेती का काम करती है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को अन्य घरेलू काम भी करने पड़ते हैं। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। इसमें पौध लगाना, खरपतवार हटाना और कटाई के बाद की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी शामिल है। बागवानी में भी महिलाएं अहम योगदान दे रही हैं। इतना ही नहीं, पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। इसमें दुधारू पशुओं को चारा खिलाना, दूध निकालना और पशु आवास, पशु की साफ सफाई आदि के काम शामिल हैं। चारा इकट्ठा करने में भी महिलाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार भी महिलाओं के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कार्य कर रही है। सरकार की ओर से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो ग्रामीण और कृषक महिलाओं के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ऐसी ही एक योजना है। ये योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। इससे ग्रामीण महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी मिली है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी समेकित कृषि प्रणाली, पशुपालन और मत्स्य पालन आदि में महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, उन्हें विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि खेतीहर ग्रामीण महिलाएं भारतीय कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि साहित्यिक गतिविधि भाग का, जिसमें हम पुस्तक या पत्रिका की समीक्षा करते हैं। तो आइए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा का, जो चर्चा कर रहे हैं संपादकीय सलाहकार उर्वशी तोमर से। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ICAR की तरफ से भी जो प्रकाशन हैं वो आते हैं। हाल ही में एक नया प्रकाशन आया है जिसके बारे में सब्जी किसान जो हैं उनके लिए जिसकी जानकारी दी जा रही है। क्या है ये पुस्तक और किस तरीके का फ़ायदा इससे मिलेगा? देखिए, जो नया वाला हमारा
एक संस्करण आया है, ये है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। इसका 3rd एडिशन हम लोग ला चुके हैं एंड बाकी के जो 2 एडिशंस आए थे वो बहुत ही अच्छे से लोगों के काम आए एंड फार्मर्स लाभान्वित हुए उससे जी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं, जो वैज्ञानिक गणों ने जो नया काम किया है उसको इंक्लूड करते हुए हम एक फिर से एडिशन निकालें जी। यानी आधुनिक तकनीक की जो सारी जानकारी है और खासतौर से जो किसान सब्जी फसलें लेते हैं वो सारी जानकारी हमें इस पुस्तक में मिल सकेगी। हाँ जी जी बिल्कुल। इसके साथ साथ इसकी उपलब्धता की अगर बात की जाए और इसके लेखक कौन है जिन्होंने पूरा एक हम कह सकते हैं जानकारी जो है इस पुस्तक में समेटी है? इसके लेखक हैं टी प्रदीप कुमार जी और केवी पीटर जी। ये दोनों ही सब्जी विज्ञान में बहुत ही अच्छे पदों पे हैं जी। और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थ्रिसुर केरला में ये लोग इस प्रेजेंट पोजीशंस पे हैं जी बिल्कुल। इसकी उपलब्धता की अगर बात की जाए, जो इसमें जानकारी हम कह सकते हैं, ये जानकारी दूसरे किसानों तक कैसे पहुंचेगी? पुस्तक कहां से उपलब्ध होगी? पुस्तक को अगर आपको खरीदना है तो हमारे किसान भाई डायरेक्टली हमारे ऑफिस से, बुक स्टोर है वहाँ पे DKMA में, कृषि अनुसंधान भवन 1 पूसा न्यू दिल्ली से ले सकते हैं जी। अगर वो चाहें तो ऑनलाइन अगर लेना है तो bmicar@ICAR.org.in पे ईमेल भेज के भी मंगवा सकते हैं जी बिल्कुल। देखिए आपको ये जो पुस्तक है कैसे उपलब्ध हो सकती है, और क्योंकि अगर देखा जाए, हमने देखा कोरोना कालखंड में भी जो कृषि कार्य हैं वो लगातार चलते रहे और आधुनिक तकनीक का समावेश हमें खासतौर से जो समय रहा इस समय में हमने देखा। लेकिन और क्या आधुनिक जानकारी है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में जितनी भी सब्जियां होती हैं उन्हें डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जी। इसमें जो भी किसान भाई सब्जियों को फसल के तौर पे उगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनकी डिटेल्स बताई गई है। हमने कोशिश किया है कि बॉटनी, उसके बाद जो भी रिलेटेड फीचर्स होते हैं उनको अच्छे से बताने का, ताकि जो वैज्ञानिक गण हैं, स्टूडेंट्स हैं या यंग एंटरप्रेन्योर्स या फार्मर्स हैं जी, उसको समझ पाएं बेटर तरीके से जी। यानी चरणबद्ध तरीके से उसको समझाया गया इस पुस्तक में। तो उसका विवरण किया गया है और उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न टॉपिक हो चुका है जी। जैसे आप लोग सुनते हैं BT कॉटन आया है जी बिल्कुल। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके हमारे किसान भाइयों को किस तरह से हम लाभ पहुंचा सकें और उनकी आय में बढ़ोतरी में हेल्प कर सकें जी, उसके लिए जितनी भी टेक्निक्स हैं, ब्रीडिंग है प्लांट्स का, उसको हमने इसमें पूरा डिटेल में बताया है जी बिल्कुल। और किसी भी पुस्तक की हम बात करते हैं उर्वशी जी, वो कितनी महत्वपूर्ण रहती है, ना सिर्फ जानकारी, उसमें ज्ञान का भंडार पूरा रहता है उसमें, और जो खासतौर से युवा हैं जिनकी रुचि है कृषि क्षेत्र में और खासतौर से सब्जी विज्ञान की जब हम बात करते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? ये महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि जितने भी ज्ञान लेना चाहते हैं, जो भी अर्जित करना चाहते हैं इस बुक से, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों को एक्सपेरिमेंट के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उन्हें एक बेसिक नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा इसके थ्रू, और वो उसको डिटेल में पढ़ पाएंगे जी। तो अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो अगर वो सब्जी विज्ञान की ओर जा रहे हैं या परस्यू करना चाहते हैं आगे कुछ, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसको पढ़ने से थोड़ा डिटेलिंग में जी उनको नॉलेज मिल पाएगा जी बिल्कुल। उर्वशी जी, जैसा आपने कहा कि महत्वपूर्ण है किस नज़रिए से इस पुस्तक को हम देखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे देश में जो हमारी सब्जी फसलें हैं, कई तरह की फसलें ली जाती हैं सब्जी फसलों में भी, और लगभग हर एक स्तर पर जो किसान हैं इसकी खेती करते हैं, जो हमारे बड़े किसान हैं वो भी और जो छोटे किसान हैं वो भी। तो क्या हम मान सकते हैं हर तबके के लिए जो पुस्तक है काफ़ी काम की है, काफ़ी ज्ञान इसमें है? जी हाँ, ज्ञान इसमें बहुत है, पर एक अभी मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये पूरी अभी इंग्लिश में है, अंग्रेजी में छपी हुई है, तो कुछ लोग जो अभी अंग्रेजी से इतने रूबरू नहीं हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आने वाले समय में दूसरी जो क्षेत्रीय भाषाएं या हिंदी में ये उपलब्ध हो सकेगी? हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको और भाषाओं में प्रकाशित करने का पूरा हमारा प्लान है जी। एंड आई होप अगर जल्दी हो पाता है तो हम लोगों तक अपनी और इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएंगे जी बिल्कुल। क्योंकि जो किसान है उनकी भी उम्मीद यही होती है कि जो नया कहीं ना कहीं अनुसंधान शोध होते हैं उसकी सारी जानकारी उनको मिल सके, और जिस तरीके से आधुनिक कृषि को हम बात करते हैं, तो आधुनिक तकनीक का ज्ञान उनको अगर समय रहते मिलेगा, जल्द मिल पाएगा, तो और ज़्यादा फ़ायदा हमारे जो किसान हैं सब्जी की जो खेती करते हैं उनको हो सकेगा आने वाले समय में। जैसे कि मैं एक टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगी, बायोफोर्टिफिकेशन जी। पूरी दुनिया में कुपोषण बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी। इस चीज़ को देखते हुए बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू अलग अलग सब्जियों में हम कुछ पर्टिकुलर वाइटामिन्स
मिनरल्स या ऐसी चीज़ें बहुत बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए एंड डिफरेंट विटामिन्स को थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी टेक्निक्स वो हैं जो क्योंकि ये वाली फसलें नॉर्मल फसलों से थोड़े अधिक दाम पे बिकती हैं, तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जी। और इसी तरह से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमने इस किताब में डालने की कोशिश की है एंड उनके लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा ये जी। यानी हम मान सकते हैं कि अगर ना सिर्फ आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए जो किसान के लिए लाभकारी है, और जैसे हम कहते हैं कि संतुलित आहार की जो हमारी थाली रहती है उसमें खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी जो सब्जियाँ हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसा आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ अब ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि इनकी गुणवत्ता और खासतौर से जो पोषण की हम बात करते हैं वो कैसे इन सब्जी फसलों में शामिल की जा सके। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। बायोटेक्नोलॉजी की जो इंटरवेंशंस हैं उसको यूज़ करते हुए जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन किया जाता है, जिसके कारण एक जो भी सब्जी है उसमें एक पर्टिकुलर तत्व थोड़ा नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। तो उसके थ्रू आपने जैसे बोला कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो खाद्य सुरक्षा में इस तरह से हेल्प हो पाएगा। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, संसार में बायोफोर्टिफिकेशन आगे बढ़ रहा है बहुत, बिल्कुल, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जैसी उम्मीद देखी जा रही है। यानी आवश्यकता अनुसार हम मान सकते हैं समय की भी मांग यही है कि जो हमारी सब्जी फसलें हैं उनमें और ज़्यादा गुणवत्ता हमें मिल सके, जिसके साथ साथ न सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि पोषण सुरक्षा भी काफ़ी हद तक सुनिश्चित की जा सके। और उसी के लिए जो पुस्तक है अब आ चुकी है और कुछ समय बाद हम उम्मीद करते हैं कि लगभग अलग अलग किसान जो हैं अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनके पास से उपलब्ध होगी, जिससे वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र का विस्तार भी कर सकेंगे। फिलहाल उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाना आज आपने कैसे सब्जी विज्ञान की अगर बात की जाए और इससे संबंधित जो नई जानकारी है वो हमारे किसानों को कैसे मिल सकेगी। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि शिक्षा भाग का, जिसमें हम आपको कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। हमारे जो युवा हैं किस तरह से कृषि के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इस संदर्भ में हम आपको बताते हैं। डॉक्टर एस के चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका कृषि परिक्रमा में। धन्यवाद जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इसके बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार मांग पहले चली आ रही थी कि एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं कई तरह की अड़चनें भी थी, लेकिन अब क्योंकि झांसी जैसे अगर ज़िले की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ना सिर्फ दूसरी जगह से जो छात्र हैं वो आवेदन भी करते हैं, लेकिन सबसे खास क्या है हमारे इस कृषि विश्वविद्यालय में? जैसा कि अभी आपने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय अगर एक केंद्र सरकार स्थापित करती है तो उसका एक अपना महत्व होता है, क्योंकि उसमें हम जो भाषाएं हैं और जो हमारे प्रदेशों की जो बाउंड्रीज हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं जी। इसी क्रम में भारत सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद का जो अधिनियम है उसके अनुसार वर्ष 2014 में झांसी मुख्यालय के रूप में की गई। और इसके जो विश्वविद्यालय है इसके हमारे कोई जो मूलभूत जो क्षेत्र थे उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि प्रसार और तकनीक की दृष्टि से माना गया, लेकिन कृषि में के क्षेत्र में जो शिक्षा है, अनुसंधान है, इसके और जो संबंधित कार्यक्रम है उसके लिए विश्वविद्यालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत को माना गया।
जी। और इस क्रम में जो विश्वविद्यालय की जो धारा है 4, जो अधिनियम की उपधारा 4 और 2 के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने 2 महाविद्यालय, पहला तो हमारा कृषि महाविद्यालय है और दूसरा उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, इन 2 महाविद्यालयों की स्थापना झांसी जो मुख्य परिसर है वहां पर की गई है जी। इसका की जो भवन है उनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2020 को राष्ट्र को इस विश्वविद्यालय को समर्पित किया और इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही फिर दोबारा सितंबर के महीने में, अभी जो सितंबर बीता है, 28 सितंबर को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं मत्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए जो भूमि पूजन का जो काम था वो ऑनलाइन हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये जो भूमि पूजन हुआ है ये मध्य प्रदेश के दतिया जनपद में एक फार्म है, वहां हम लोगों ने किया है। और इस समय विश्वविद्यालय के पास 287 एकड़ का करीब फार्म है जहां ये विश्वविद्यालय है और 190 के करीब एकड़ के करीब जो फार्म है वो दतिया में है। तो कुल मिलाकर करीब 500 एकड़ का जो भूमि है वो विश्वविद्यालय के पास है। जी बिल्कुल, ये दोनों कॉलेज है। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, यहाँ आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि जैसा आपने बताया कि हाल ही में और ज़्यादा विस्तार जो है वो किया जा रहा है इस कृषि विश्वविद्यालय का और 2 कृषि महाविद्यालय यहाँ पर हैं, लेकिन खासतौर से देखा जाए अगर पाठ्यक्रमों की हम बात करते हैं, कुल कितने पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं? अभी जो जहाँ तक संबंध है विश्वविद्यालय का, तो विश्वविद्यालय में हम लोगों ने यूजी के जो स्नातक स्तर की बात करते हैं जी, तो उस पर एक तो कृषि है, दूसरा हमारा बागवानी है, तीसरा वानिकी है जी। अभी 3 में हम जो 3 ये मुख्य हमारी जो धाराएं हैं कृषि एवं और संलग्न विषयों की, इन 3 धाराओं में स्नातक की उपाधि दे रहे हैं जी। और बिल्कुल। इसके साथ ही इसी के साथ हमने अभी 5 विषयों में कृषि में जो कृषि से संबंधित जो विषय है जी, उनमें जो 5 विषय हैं प्रमुख रूप से हमारे, उनमें अभी स्नातकोत्तर की उपाधि देना शुरू किया है। और साथ में ही 3 विषय हमारे वानिकी और जो औद्योगिकी है, उद्यानिकी है, उनमें भी हमने स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। जी बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको बताना जी, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो किसान भाई है या हमारे जो छात्र हैं, छात्र बंधु हैं, छात्राएं हैं, तो तमाम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा लें। तो ये हमारा जो विश्वविद्यालय है ये राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो अभी आपने कही शुरू में पूछा, कि यहाँ 17 प्रदेशों के जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये विश्वविद्यालय कोई केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के लिए या बुंदेलखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और यहाँ 17 प्रदेशों से विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो अध्ययनरत हैं। साथ में भी हमारे 14 प्रदेशों से जो हमारी फैकल्टी है, ज्यादातर जो फैकल्टी हम उसी प्रदेश की होती है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है यहाँ जो फैकल्टी है वो 14 प्रदेशों से है। तो ये विशेष बात है कि हर भाषा का यहाँ जानकार लोग हैं। तो जो छात्र छात्राएं सुदूर स्थानों से, सुदूर प्रदेशों से जो पढ़ने आते हैं यहाँ, उनको भाषा से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी है वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रदेशों से रखी गई है। जो उच्च कोटि के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हैं। और इसके लिए हमारे जो विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं दूसरे प्रदेशों के होंगे या जो हमारी जो फैकल्टी है वो दूसरे प्रदेशों से जितने ज्यादा होंगे उतना ही विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो हम बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, हम मान सकते हैं कृषि क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जो हमारे राज्य हैं या जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं वहाँ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से भी जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके लिए जो हम कह सकते हैं प्रोफेसर जो हैं वो भी दूसरे राज्यों से हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रुचि किस क्षेत्र में नज़र आती है हमारे छात्र छात्राओं की? जैसा कि सारे छात्र छात्राएं भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि से ही बात करते हैं जी। तो जहाँ जो मेरिट की बात है, जो छात्र मेरिट से आते हैं वो सबसे पहले कृषि में जाते हैं, उसके बाद उद्यानिकी की बात करते हैं, उसके बाद वानिकी की बात करते हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से जो कृषि है, क्योंकि कृषि रीढ़ है और साथ में जो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे विषय नहीं है, उद्यानिकी है, वानिकी है, मत्स्यिकी है, पशुपालन है, इनका भी सबका एक अपना महत्व है और इन सभी विषयों में यहाँ पढ़ाई होती है। पर फिर भी जो छात्रों की जो रुचि है वो कृषि के बारे में थोड़ा सा ज्यादा होती है। और जो मेरिट है, मेरिट के हिसाब से सबसे पहले बच्चे जो आते हैं वो कृषि स्ट्रीम में आते हैं।
जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि लगातार जो छात्राएं हैं उनकी रुचि जिस क्षेत्र में होती है, कोशिश वो करते हैं कि वो जो पाठ्यक्रम है उनको मिल सके, और उसके लिए लगातार हम मान सकते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि उचित समय पर जो सही शिक्षा है उसको हम जो छात्राएँ हैं उन तक पहुँचा सकें, और उसके लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी, और बेहतर ढंग से जो कृषि प्रसार है वो किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में केवल कृषि की ही बात नहीं होती, हम आपका भी ध्यान रखते हैं, आपके मनोरंजन की बात करते हैं। तो फिर आइए अब नजर डाल लेते हैं सांस्कृतिक झलक पर। हाला
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।